Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I will discuss the chapter 2 direct and inverse proportion of Oxford Mathematics D2 updated 7th edition. Before starting the chapter, please subscribe my channel and press the bell icon button. In this chapter, we will discuss the ratio, rate and direct proportion, inverse proportion, and the exercise question. Now let's start. Ratio, it is the comparison of two or more same kind of quantities. इसको हम रेशो कहते हैं, जैसे कि ए रेशो बी मीन्स होता है ए और डबल कॉलन बी, या इसको हम यूं लिख सकते हैं ए ओवर बी। इसमें एक एग्जांपल मैंने दी है कि देयर वर 5 red cars, 6 blue cars and 8 black cars in a parking. What is the ratio between black cars to red cars? अब देखें कि ये दोनों सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज हैं, तो इसकी रेशो हम क्या लेंगे? ब्लैक कार को हम बी रख लेते हैं, रेड कार को हम आर रख लेते हैं। तो ब्लैक 8 हैं और रेड जो है 5 हैं, तो हम इसको 8:5 या 8/5 भी लिख सकते हैं। Rate, it is a comparison between different kind of quantities having different units. इस एग्जांपल में नोट करें कि जॉन टेक्स 40 मिनट टू रन 8 लैप्स। यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं, एक है टाइम और दूसरी क्वांटिटी दी हुई है डिस्टेंस की। अब आप देखें इसकी जो रेशो होगी इसको हम रेट बोलेंगे, यानी 40 मिनट्स अवर 8 लैप, दिस इज द रेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि समी रीड्स 20 पेजेस इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस हैं और ये टाइम है, इसके दरमियान जो रेशो होगी, ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो इसको रेट कहेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेट इक्वल टू 20 पेजेस ओवर 5 मिनट्स। तो ये रेट आ गया है हमारे पास। अब आप नेक्स्ट आ जाएं, यूनिट रेट क्या होता है? इट इज द कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी टू वन यूनिट ऑफ अनदर क्वांटिटी। अब आप नोट करो कि यहाँ पर एक एग्जांपल जो दी गई है, इसमें लिखा हुआ है शॉवर स्ट्रीम वाटर 20 लीटर एंड 4 मिनट्स। अब हम अगर इसका कंपैरिजन देखें तो वो क्या है? 20 लीटर 4 मिनट्स। तो हम 20/4 मिनट्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? रेट आ जाएगा। अगर इसी रेट को 20/4 मिनट्स जो है इसकी जगह मैं 1 मिनट्स बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा इस डिनोमिनेटर को और 20 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास फ्रैक्शन जो है, तो ये 5/1 आ गया है, यानी 5 लीटर इन 1 मिनट। तो ये यूनिट रेट है जो हमने फाइंड करना है। रेट ले ले और डिनोमिनेटर को 1 बना दे, यानी नंबर ऑफ लीटर पर मिनट। तो हमने कहा था इस क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के 1 यूनिट से कंपेयर करना है। क्वांटिटी क्या थी? नंबर ऑफ लीटर। उसकी दूसरी क्वांटिटी थी टाइम, उसके 1 मिनट से हमने कंपेयर कर दिया। यही एग्जांपल रिवर्स में अगर आप नोट करें कि नंबर ऑफ लीटर पर मिनट, तो हमारे पास मिनट्स जो हैं, टाइम जो है हम ऊपर रख लेते हैं और जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में रख लेते हैं। अब कितने टाइम लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं 20 लीटर्स। तो 4/20 हो जाएगा। अब इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं हम और डिनोमिनेटर को भी 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1। और ये 4/20 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 1/5। और यहाँ पर हम लिख देंगे मिनट्स और ये वैल्यू हो गई है हमारे पास लीटर है। तो 1/5 मिनट्स पर लीटर। तो ये जो वैल्यू है इसको हम 0.2 मिनट्स भी लिख सकते हैं पर लीटर। तो ये यूनिट रेट आ गया है। किसका यूनिट रेट आ गया है? नंबर ऑफ मिनट्स का, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो सेकंड क्वांटिटी है वो हम 1 यूनिट के अगेंस्ट ले रहे हैं। तो नीचे अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी results the increase of other quantities at the same rate,
या इन अदर वर्ड्स आप इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी कह सकते हैं। इफ डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ द अदर क्वांटिटी। अब जैसे दो क्वांटिटीज हैं और उनका हम रिलेशन लेते हैं, अगर उसकी रेशो सेम आए, जैसे कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन सेम, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे पेट्रोल है, अब आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल अगर 200 रुपीज का है तो 2 लीटर कितने का होगा, 400 का, 600 का। उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू। तो अगर आप इनकी रेशो ले 200/1 लिखें तो ये 200 आ जाएगा, 400/2 लिखें, ये हम रेट ले रहे हैं तो ये मेरे पास ये भी 200 आएगी वैल्यू, ये भी 200 आ रही है। इसी तरह 800/4 लिखें तो ये भी वैल्यू मेरे पास 200 आ रही है। कांस्टेंट जब वैल्यू आएगी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे ये इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो, इसी की बेस पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें इसकी रेशो कांस्टेंट रहनी है। अब आप देखें कि ये 800/4, 400/2, 200/1 सब सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो ये पी 14/100/पी भी 200 के इक्वल होगा। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 200 पी इक्वल टू 1400, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1400/200। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7। तो यहाँ पर पी का जो आंसर है वो है 7। तो अब जो भी क्वेश्चन आपने करना है तो आपने क्या करना है कि एक कंपैरिजन ले लेंगे, हम एक यूनिट रेट निकाल लेंगे और उसको इक्वल रख देंगे दूसरी क्वांटिटी के यूनिट रेट के साथ, क्योंकि दोनों की वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहली रेशो जो आएगी उसकी दूसरी रेशो से इक्वलाइज करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। Exercise 2A, question number 1. 108 identical book have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books. अब ये क्वेश्चन जो है हम नोट करें इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बुक्स हैं और उसके अगेंस्ट मैथ्स दिया हुआ है, और नेक्स्ट उसमें वो कह रहा है कि 150 अगर बुक्स हों तो मैथ्स क्या होगा। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ये यूनिटरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं और प्रोपोर्शन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको प्रोपोर्शन मेथड में इसको सॉल्व करूंगा। और इस प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज कौन सी गिवन है, एक है नंबर ऑफ बुक्स और दूसरी है मैथ्स। तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको आपने न्यूमरेटर में लिख लें, मैथ्स को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और नंबर ऑफ बुक्स को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपके पास वैल्यूज दी हुई है, मैथ्स की कितनी दी हुई है 30 kg और बुक्स की कितनी दी हुई है 108 बुक्स दी हुई हैं। अब देखें कि ये हमने रेट निकाल लिया है फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसका। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि यही बुक्स जो हैं कितनी हो गई हैं, 150 बुक्स हो गई हैं। तो बुक्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा कि मैथ्स भी इंक्रीज होगा। जब मैथ्स इंक्रीज होगा वो हमने वैल्यू बतानी है, वो क्या है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट मैथ्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ हम एक्स लिख देंगे। अब आप नोट करो कि ये दोनों रेट जो है इक्वल होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जितने भी हमारे ओ लेवल्स में क्वेश्चन है, दो हमारे पास मेथड, दो प्रोपोर्शन है, इनवर्स और डायरेक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के आते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहली रेशो और दूसरी रेशो इक्वल होगी, सेम वैल्यूज आएंगी, इसलिए हम इक्वल कर देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पर देखें कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/108 मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि हमने इस वैल्यू को 150 को लेफ्ट से राइट साइड पर ले आए हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, पहले 6 से कर लेता हूं। तो 6 टाइम 1 is 6, 6 8 are 48 और 6 5 are 30, 6 times 3 is 18 and 6 times
2 is 12 and 3 carry with the 0, so we get 30. So 6 5s are 30. अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 125 ओवर 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी x। अब हम इसको डिवीजन करें, अगर हम 125 को 3 से, 3 टाइम 4 is 12 and 5 remainder, 3 times 1 is 3, we get remainder as 2, तो we get 41 2 over 3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ बुक्स दैट हैव ए मास ऑफ 20 kg। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह ही करना है, फर्क क्या है, फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ बुक्स। तो आपने जो प्रोपोर्शन लेना है, रेट लेना है, नंबर ऑफ बुक्स को आपने न्यूमरेटर में रख लें और मैथ्स को डिनोमिनेटर में रख लेते हैं। अब हम इसकी अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो देखते हैं। आप नोट करो कि ये फर्स्ट पार्ट से पहले जो स्टेटमेंट है ये सेकंड के लिए भी है। तो 108 बुक के अगेंस्ट मैथ्स कितने हैं 30 kg, अवर 108 बुक्स अवर 30 kg। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी कि नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव ए मैथ्स 20 kg। अब मैथ्स कितना हो गया है 20 kg हो गया है, यहाँ हम 20 kg लिख देते हैं इसके सामने। तो डिनोमिनेटर में मैथ्स था वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, उसके बिल्कुल सामने लिखनी है। ये मिस्टेक नहीं करनी आपने कि मैथ्स अगर डिनोमिनेटर में है और आप उसको न्यूमरेटर में लिख ले, ऐसा नहीं करना। अब आपने देखें कि हमें नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स आर एक्स। तो अब हम इसकी वैल्यू को सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 108 और 30 मल्टीप्लाई 20, बिकॉज 20 जो है राइट साइड से लेफ्ट से पे आएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 टाइम 108 कितना होता है 216, 216 ओवर 3। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो 72। अब देखें 72 क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। तो आप यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिख दें बुक्स। तो 72 बुक्स जो है वो आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2, इन अ बुक स्टोर 60 identical books occupy a length 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such books on a shelf. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम यहाँ प्रोपोर्शन मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज की रेशो लिख लेंगे। तो मेरे पास दी हुई है लेंथ ऑफ शेल्फ, तो मैं लिख लूंगा लेंथ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख लूंगा बुक्स लिख लूंगा, नंबर ऑफ बुक्स। तो आपको मैंने ये बताया था कि कोशिश करें कि क्वांटिटी जो फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में लिखें। अगर आप डिनोमिनेटर में भी लिख दें कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट देखें रिलेशनशिप क्या है, 60 बुक्स है और ये 60 बुक्स के अगेंस्ट कितनी लेंथ शेल्फ ले रही है 1.5 मीटर। ये हमने फर्स्ट रेट या फर्स्ट रेशो लिख दी है। अब सेकंड रेशो क्या है, फाइंड द लेंथ बाय 50 बुक्स। अब देखो 50 बुक्स अगर हैं तो लेंथ जो है वो नहीं दी हुई, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ, उसको हम x रख लेंगे। तो x हमारे पास लेंथ आ गई, यहाँ हमने लिख दिया x। ओके, अब हमारे पास ये 50 बुक्स है और x लेंथ है, तो दोनों की जो रेट है या रेशो है वो इक्वल आएगी क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वल आती है। तो अब हम x की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 50 ओवर 60। देखो 50 राइट से लेफ्ट पे गया है तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया 10 से दोनों को, तो ये बन गया 1.5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 7.5 ओवर 6। तो 6 टाइम 1 इज 6, 1 आ गया है, 6 टाइम 2 इज 12 और 3 रिमाइंडर आ गया है और 0 पर से आ गया नीचे, तो 6 5 30। तो 1.5
1.25, तो हम यहाँ पर 1.25 मीटर आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन 2 का आप सेकेंड पार्ट देखते हैं कि बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 मीटर, define the number of such books needed to completely occupy a shelf is 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स और लेंथ है जैसे पहले क्वेश्चन में था। अब हम इसकी रेशो लिख लेंगे प्रोपोर्शन, क्योंकि हम मेथड यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शन मेथड। अगर नाम लिखना चाहें लिख लें मेथड का। तो प्रोपोर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनकी रेशो लिख लेते हैं, और जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है वो आपने न्यूमरेटर में लिख लेनी। अब यहाँ पर नोट करें कि कितनी बुक्स हमारे पास दी हुई हैं, 60 बुक्स हैं, और उसके कितनी लेंथ है उसके अगेंस्ट जो ऑक्यूपाई हो रही है वो है 1.5 मीटर। और दूसरी स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑक्यूपाई शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग के अगेंस्ट कितनी बुक्स होंगी, तो वो हम एक्स रख लेते हैं। अब ये देखो दोनों रेशोज जो हैं इसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, इसकी रेशो का आंसर सेम होगा। अब आप देखें कि इसमें सेकंड स्टेप क्या था कि लेंथ शुड बी इन सेम यूनिट। यहाँ 80 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं इसको सेंटीमीटर में बना देते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ 60 बुक्स आवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेंटीमीटर में हो गई हमारे पास। एक्स आवर 80 सेंटीमीटर। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट जो है लेंथ की वो भी सेंटीमीटर में ही लेंगे हम। अब ये आ जाएगा 60 आवर 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें 150 होता है, और ये डिनोमिनेटर में जो राइट साइड पे 80 है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया हमने, तो 8 टाइम्स 6 इज 48, और जीरो साथ आ गया। 15 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो जब हम 15 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स 3 इज 45, और बाकी हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 3 रह जाएगी, 30। तो 15 टाइम्स 2 इज 30। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू 32 नंबर ऑफ बुक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द न्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीज 30 बाय 15 रेशो 26। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो है 30 ओरिजिनल क्वांटिटी वैल्यू, वो हम 30 लिख लेते हैं, और हमने फाइंड क्या करनी है न्यू इंक्रीजिंग वैल्यू, उसको हम रख लेते हैं x, और रेशो हमारे पास दी हुई है 15 रेशो 26। अब आप देखें कि 15 रेशो 26 का मतलब ये है कि ये हमारे पास इंक्रीज क्वांटिटी है या इंक्रीज वैल्यू है, और पहली वैल्यू जो है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और इसकी जो रेशो है वो क्या है 15 रेशो 26। अब दूसरी रेशो ओरिजिनल रेशो इंक्रीज वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी ओरिजिनल क्या है 30 रेशो x। अब आप देखें ये दोनों वैल्यूज जो होंगी यहाँ भी हम लिख लेते हैं ओरिजिनल रेशो इंक्रीज। अब ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल होंगी, इसको हम यू लिख सकते हैं 15 ओवर 26 इक्वल टू 30 ओवर x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 ओवर 26 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 30। x को हम यही रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे। अब 15 ओवर 26 को लेफ्ट से राइट पे लाएंगे, ये देखें 26 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15 टाइम्स 2 इज 30, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 26 टाइम 2 इज 52। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे, वो कह रहा है डिक्रीज 77 बाय 11 रेशो 8। तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है बी पार्ट में 77, और फाइंड क्या करनी है हमने डिक्रीज वैल्यू, तो हम उसको लेट कर लेते हैं दैट
डिक्रीज क्वांटिटी एक्स। अब रेशो देखो क्या दी हुई है, 11:8। तो जो रेशो गिवन है 11:8। तो 11 जो है हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है और 8 लेस है, यानी ये डिक्रीज वैल्यू है। तो हम इसको लिख लेंगे डिक्रीज, और 11 जो है इसको हम लिख लेंगे ओरिजिनल। तो ये रेशो है, और यही रेशो दोबारा लिख लेंगे, ओरिजिनल रेशो डिक्रीज क्वांटिटी वैल्यू। अब ये दोनों रेशोज इक्वल होंगी। यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू ये वाली अब यूज करेंगे, 77 क्या ले लेंगे एक्स। तो अब हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11/8 इक्वल टू 77/x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि यहाँ 11 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यह डिवाइड हो जाएगा। 11 टाइम 7 इज 77। अब ये 7 आ गया है, 7 टाइम 8 इज 56। क्वेश्चन 3 का पार्ट सी है, फाइंड न्यू इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीज 39 kg बाय 3:7। अब इस सी पार्ट में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू लिख लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 39 kg। और हमने क्या फाइंड करनी है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी। न्यू इंक्रीजिंग वैल्यू हम लिख लेते हैं, न्यू इंक्रीजिंग वैल्यू इक्वल टू एक्स। अब आप देखें कि आपने रेशो यहाँ पर क्या दी हुई है, 3:7। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3:7। 7 इंक्रीज वैल्यू है, तो ये इंक्रीज लिख देंगे यहाँ पर, इंक्रीजिंग, और यहाँ पर ओरिजिनल लिख देंगे। अब आप देखिए यही रेशो हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, ओरिजिनल रेशो इंक्रीजिंग। अब देखिए ओरिजिनल कितनी है 39, इंक्रीजिंग कितनी है x। दोनों रेशोस को इक्वलाइज कर लिया, तो ये हो गया 39/x इक्वल टू 3/7। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 3x 7 मल्टीप्लाई 39, और यहाँ पर 3 को राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 39 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, ये देखिए 3 टाइम्स 13 इज 39। तो ये मेरे पास आ जाएगा 91। अब ये आंसर देखें केजी में है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू भी हमारे पास किसमें आ जाएगी, केजी में आ जाएगी। डी पार्ट में देखें, डिक्रीज 15 किलोमीटर बाय 6:15। तो उसी तरह हम लिख लेंगे ओरिजिनल वैल्यू, हम लिख लेंगे यहाँ पर तो गिवन है डी पार्ट में, और इंक्रीज वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी है, 15 किलोमीटर, यहाँ हम लिख लेते हैं। और हमारे पास डिक्रीज वैल्यू हमने फाइंड करनी है, न्यू डिक्रीज, उसको हम एक्स रख लेते हैं। अब हमारे पास जो रेशो गिवन है वो है 6:15। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6:15। अब 6 जो है इसमें से जो डिक्रीज वैल्यू कौन सी है, 6 है, तो ये डिक्रीज वैल्यू है। उसको हम लिख लेते हैं डिक्रीज रेशो ओरिजिनल। अब ये किसके इक्वल, यहाँ पर दोबारा हम रेशो लिखेंगे, डिक्रीज रेशो ओरिजिनल, और यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाली रेशो। यहाँ पर ओरिजिनल डिक्रीज कितनी है x, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 15। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6/15 इक्वल टू x/15। अब हम x यहीं रहने देंगे, 6/15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 से कैंसिल हो गया, तो x की क्या वैल्यू आ गई, 6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है।
Question 4. Find the cost of part A 10 razor when 3 razors cost पाक ₹18। हम देखेंगे कि हमने फाइन क्या करना है। फाइन करने है कॉस्ट, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं 10 रेजर की कॉस्ट को पाक ₹X। अब नेक्स्ट देखें कि कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनमें यहाँ पर रिलेशनशिप मौजूद है। एक है कॉस्ट और दूसरी है नंबर ऑफ रेजर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ रेजर्स। अब आपको ये जब भी आपने ये रेशो लिखनी है तो जो फाइंड करनी है वैल्यू, उस क्वांटिटी को आपने न्यूमरेटर में रखना है और दूसरी क्वांटिटी को आप डिनोमिनेटर में रख लेते हैं। अब हमारे पास देखें 18 पाक रुपीस कॉस्ट है 3 इरेजर की, तो कॉस्ट के सामने हमने 18 लिख देंगे और रेजर्स के सामने हम 3 लिख देंगे और यहाँ इसकी यूनिट लिखना चाहिए, लिखते हैं PKR। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर। अब आपको पता है कि 10 इरेजर की जो वैल्यू कॉस्ट है वो कितनी है X। तो कॉस्ट के सामने X आ गया, इरेजर के सामने 10 आ गया। अब ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशो आती है दो क्वांटिटीज की वो इक्वल होती है, वो इक्वल कर दिया। अब हम X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास x राइट साइड पे ही रहेगा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 6 इज 18, 6 आ गया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और 10 को हम राइट से लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया इधर आके। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है, PKR 60। अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकंड पे। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ A kg of sugar when B kg of sugar is 55। अब यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट जो हमने फाइंड करनी है A kg शुगर की पाक ₹X। नेक्स्ट है कि हमने इसको रेशो ले लेनी है, किस किस के बिटवीन लेनी है रेशो। आपके पास कॉस्ट दी हुई है और केजी ऑफ शुगर का मतलब है उसका वेट दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रेशो ले लेंगे, रिलेशनशिप ले लेंगे कॉस्ट में और किसके बिटवीन ले लेंगे, मैथ्स के बिटवीन ले लेंगे। और पहले भी मैंने बताया था कि जो फाइंड करनी है उसकी वैल्यू हमने न्यूमरेटर में लिखनी है और दूसरी क्वांटिटी को जो गिवन है वो हमने डिनोमिनेटर में लिख ली है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये देखें बी केजी ऑफ शुगर कितनी रुपीस की है, 55 रुपीस की है। तो हम यहाँ पाक रुपीस के सामने 55 लिख लेंगे और मैथ्स के सामने बी केजी लिख देंगे। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है, कॉस्ट फाइंड करनी है इसकी A kg शुगर की कॉस्ट। तो A kg शुगर अगर हो तो A kg शुगर की अगेंस्ट कितनी कॉस्ट है X, वो हमने कॉस्ट के सामने X लिख दिया, मैथ्स के सामने A kg लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू X इक्वल टू 55 अवर B मल्टीप्लाई बाय A। तो हम इसको लिख सकते हैं X इक्वल टू A अवर 55A अवर B और आपको पता है इसकी क्या यूनिट होगी, पाक रुपीस। हम इसको पाक रुपीस में यहाँ लिख लेते हैं PKR और ये हमारा आंसर आ गया है। Question 5. 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? सबसे पहले क्या करना है कि what is the mass of 2/7 of piece of metal। तो हम सपोज कर लेंगे let mass of 2/7 piece metal और उसको हम रख लेंगे x। ठीक हो गया। अब हम सबसे दूसरा पॉइंट क्या होता है कि देखनी है दो कौन सी क्वांटिटी आ रही है, एक आ रहा है मैथ्स और दूसरा आ रहा है पीस ऑफ मेटल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैथ्स और दूसरी क्वांटिटी का नाम है मेटल। अब आप देखें कि जो हमने फाइंड करना है उसको हमने कहाँ लिख लिया है, न्यूमरेटर में लिख लिया है और डिनोमिनेटर में दूसरी क्वांटिटी की मेटल पीस को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया है 5/9 पीस ऑफ मेटल। अब पीस ऑफ मेटल जो है वो कितने 5/9, इसके अगेंस्ट मैस कितने 7 kg, वो हम इस कहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर में। नेक्स्ट है 2/7 पीस ऑफ मेटल।
अब 2/7 पीस ऑफ मेटल का मैस नहीं दिया हुआ था, वो हमने एक्स रख लिया है। अब देखिए मैस के सामने मैस आ गया, ये भी एक्स केजी हम रख लेते हैं। अब ये पीस ऑफ मेटल 2/7, अब ये दोनों रेशोज जिसको रेट बोलते हैं क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो ये इक्वल होती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5/9 और एक्स के जी। अब 2/7 देखें डिनोमिनेटर में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/7 से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 7 से कैंसिल होगा जाएगा, 7 1 7 7 1 7, तो ये आ गया हमारे पास x/5/9। ये है 2, और 2 के बाद ये जो आवर है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो हम लिख लेंगे डिवाइड 5/9। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, वो एज इट इज लिख लेते हैं, और 5/9 को हम रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 9/5। अब आप देखें कि x इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, x आ जाएगी 9 2 18/5, 18/5 इक्वल टू x, और इसको हम यूं लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर में तो 5 एज इट इज आता है, रिमाइंडर न्यूमिनेटर में आ जाता है, और आंसर जो है वो हम इससे पहले लिख देते हैं, और इसके साथ ये लिख देंगे 3/5 kg जो है हमारा आंसर है किस पीस का, 2/7 मेटल पीस का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and z equal to 12 when x equal to 3, find the value of x when z equal to 18। जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन हो तो z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के, और प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, ये हमने यूज किया है, उसके z तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x। जब हम इसको इक्वेलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट k लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है z इक्वल टू kx। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है, z की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 12, हमने लिख लेना है 12, और x की कितनी वैल्यू दी हुई है 3, तो ये हो गया k इंटू 3। अब देखें k जो होगा उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12/3, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं 1, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। अब आप जब इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन z इक्वल टू 4x हो जाएगी, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 2 नाम रख दिया है। अब हम कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इक्वल टू 18, x फाइंड करना है और z कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे z दिया हुआ है 18, वो 18 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, और x की जगह हमने x लिख देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18/4 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9/2 होता है, 9/2 कितना बनता है 4.5, ये आंसर आ गया है। Question 7 is directly proportional to A and B equal to 3 when A equal to 18. Find the value of B when A equal to 24. सबसे पहले हम लिख लेंगे B, ये प्रोपोर्शनैलिटी का हम सिंबल है, ये हमने लिख लिया, और प्रोपोर्शनल टू किसके है, A के। अब इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो B इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A, ये K जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 और A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 18, तो अब हम K जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/18, क्योंकि राइट से लेफ्ट पे जाएगा 18 डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 6 इज 18, तो K हमारे पास क्या आ गया है 1/6। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास B इक्वल टू KA
जो है बिकम्स क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी इक्वल टू 1/6 टाइम ए। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया है इस प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। अब हम देखते हैं कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए इक्वल टू 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/6, ए की वैल्यू रख देंगे 24। ये देखें, ये ए की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दिया। बी 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 4 इज 24। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 4। ये आंसर आ गया है।